हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा छठवीं की गणित और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज अभ्यास। आपके अध्याय 14 में जो अभ्यास है समीकरण अध्याय में, उस अभ्यास के सवालों को हम हल करने वाले हैं। तो आप वीडियो से बने रहिएगा। हम इससे पहले अध्याय 14 के प्रश्नावली 14.1 के सभी सवालों को और कुछ जानकारी समीकरण के बारे में हमने पढ़ा था और आज पढ़ने वाले हैं कुछ समीकरण हल अभ्यास के रूप में, है ना। तो इसको देखेंगे और इससे पहले हम देखेंगे कि इन समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, किस प्रकार से संतुलित करके इसका हल निकाला जाता है, उसको पहले हम समझ लेंगे। उसके बाद में इन सभी सवालों को बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है समीकरण कैसे हल करेंगे, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, उदाहरण के तौर पर एक तुला बना हुआ है, तराजू, ठीक है, तराजू बना हुआ है। ये आपके बुक में भी है, वहीं से मैं लिया हुआ इसको। तो इस तराजू पर एक समीकरण को x-2 बराबर 3, इसको इस समीकरण को आपके तराजू में लिया गया है x-2 बराबर 3 को। तो x-2 बराबर 3 बराबर करके जो इस तरफ है इसको माना गया है बायां पक्ष, और आपको भी ऐसे ही मानना है हर समीकरण में। और बराबर के राइट साइड वाले को मानना है आपको दायां पक्ष या राइट साइड, ठीक है। इसको लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड। अब इस तरह से मान लिया गया है और मानने के बाद में क्या किया गया है, इसको लेफ्ट साइड के तराजू के पलड़े में इसको रख दिया गया है यहाँ पे, और 3 को राइट साइड के तराजू के पलड़े में रख दिया गया है। चूंकि अभी ये बराबर का चिन्ह है तो तराजू भी बराबर है। अगर आप इस तरफ कुछ डालेंगे, प्लस करेंगे, इस तरफ कुछ डालेंगे तो इधर का पलड़ा भारी हो जाएगा। अगर इधर का पलड़ा भारी हो जाएगा तो इधर भी संतुलन को, तराजू को बराबर रखने के लिए आपको इधर भी कुछ एक डालना पड़ेगा, है ना। एक आलू डालते हैं इस साइड में, तो इस साइड में भी एक आलू डालना पड़ेगा। अगर इस तरफ से एक आलू निकालते हैं तो निकालने को हम क्या लिखेंगे, ऋण 1 लिखेंगे। तो इस तरफ भी ऋण 1 निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा तराजू क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसी प्रकार इसमें अगर समीकरण में मान लीजिए x-2 है और बराबर 3 है, तो अगर हम इस पक्ष में 1 या 2 जोड़ रहे हैं, मान लीजिए धन 2 कर रहे हैं, तो इस पक्ष में भी धन 2 करना पड़ेगा। x-2 में अगर धन 2 कर रहे हैं तो हमको इस पक्ष में भी 3 के साथ भी धन 2 करना पड़ेगा, तभी हमारा तराजू क्या होगा, संतुलित रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक। अब हमारा समीकरण आगे कैसे हल होगा, देखिए, ऋण 2 है और धन 2 है, तो ऋण 2 में से धन 2 कटेगा, मतलब 2 में से 2 घटेगा, एक धन है एक ऋण है, तो धन में से ऋण 2 घटेगा तो क्या होगा, ये कट गया, यहाँ पे केवल x बचेगा, ठीक है। यही समीकरण हल करने की तरीका है, ध्यान से समझिए। इसके बाद में क्या है, बराबर करके 3 है और धन 2 है, तो 3 2 5 हो गए, 1 से बराबर 5, और ये क्या हो गया, समीकरण हल हो गया, उत्तर आ गया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से हमको 2 जोड़ना है या 2 निकालना है, हमने यहाँ पे समीकरण में क्या किया है, दोनों साइड में 2 जोड़ लिया है। तो आपको x के साथ कितना जुड़ा है या कितना घटा हुआ है उसी को देखना है। अगर यहाँ पे x ऋण 2 है, x के साथ में ऋण 2 है, तो आपको धन 2 करना है, धन 2 करना है। x के साथ अगर धन 2 रहता तो हमको ऋण 2 करना पड़ता, यहाँ से 2 निकालना पड़ता, तभी तो हम x का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। और जो भी करेंगे आप दोनों तराजू के दोनों पलड़ों में करेंगे। इसमें हमने इस साइड में +2 किया है, ये देखिए इस साइड में +2, तो इस साइड में भी +2 किया है यहाँ पे। तो ये है समीकरण को समझने की बात, कैसे हल करना है उसकी बात, और उस प्रकार इसी प्रकार से उसके बाद इस समीकरण का उत्तर निकल जाएगा। बहुत आसान है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है समीकरण को आसान तरीके से हल करने के लिए। आप दोबारा से समझ लेंगे, अगर नहीं समझ आए तो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप देख के उतार लेंगे, रट लेंगे, वो काम नहीं आएगा। भविष्य में आपको जो समझे रहेंगे वही काम आएगा। इसलिए आप 1 बार नहीं 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, तभी आपके लिए फ़ायदे की बात है। यहाँ पे कुछ उदाहरण है, 10 उदाहरण लगभग, ठीक है। इनमें से कुछ उदाहरणों को मैं आपको हल करके बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। देखिए, पहला उदाहरण में x+3 है, तो +3 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। यहाँ 3 धन है तो हमको दोनों साइड में 3 घटाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है
दोनों साइड में 3 घटाने पर। तो देखिए x प्लस 3 है, इसमें यहाँ पे 3 घटा दिया गया है, x प्लस 3 और ऋण 3, और इधर 5 है, इसमें भी ऋण 3 कर दिया गया है। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ से प्लस 3 में से 3 घटा देंगे तो ये तो पूरा घट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पे केवल x बचेगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये x बराबर 2 हो जाएगा, फिर यही उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी सवालों को हल करना है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऋण 3 दोनों में कहाँ से आ गया, सवाल में तो ऋण है नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि जब हम ऐसे सवाल जब पढ़े थे बचपन में, हमारे बचपन में जब हम क्लास 6-7 में थे, तो हमको यही लगता था कि भाई ये ऋण 3 तो सवाल में है ही नहीं, यहाँ पे सवाल में है ही नहीं, तो कहाँ से आ गया, है ना। ऐसे ही हम सोचते थे। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ है, उसी के हिसाब से ये लगता है। प्लस 3 है तो माइनस 3 लग गया है, अगर माइनस 5 है इसमें तो इसमें प्लस 5 लग जाएगा। ठीक है, मतलब 5 जोड़ने पर लिखाएगा। ठीक है, और 5 दोनों साइड में जोड़ना है। तो ये दूसरा जो उदाहरण है ये कैसे हल होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे ऋण 5 है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ऋण 5 नहीं करना, धन 5 लिखना पड़ेगा, या फिर पूरा लिखना पड़ेगा 5 जोड़ने पर, ऐसा लिखना है। और 5 जब जोड़ेंगे x ऋण 5 में, x ऋण 5 में हम 5 जोड़ दिए, बराबर करके क्या है 7 है तो 7 में भी 5 जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ऋण 5 है और धन 5 है, धन 5 में से ऋण 5 होगा तो कुछ नहीं बचेगा, केवल x बचेगा, और यहाँ पे बराबर करके 7 5 12 हो जाएगा। ठीक, तो 7 और 5 12 हो जाएगा, तो x बराबर 12। ठीक, पहला कॉलम या सॉरी दूसरा उदाहरण कंप्लीट। तीसरा में क्या है, 2x बराबर 6, 2x बराबर 6 है। अब यहाँ पे आपको समझने की बात है, 2x के जैसे x के साथ ये ऋण है, घटाना हुआ है, x के साथ पहले में जोड़ना हुआ है, पता चल रहा है ना, प्लस है तो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है x के साथ, तो x के साथ यहाँ 2 और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है बच्चों इसके साथ में गुणा हुआ है। तो जब गुणा हुआ रहेगा तो हमको क्या करना है, भाग करना है। x के साथ में किसका गुणा है, 2 का गुणा है, तो हमको क्या लिखना है, 2 का भाग करने पर, भाग करने पर। ठीक है, 2 का भाग करना है, कहाँ, दोनों साइड करना है। तो यहाँ पे अगर 2x में मैं 2 का भाग करूँ तो 2 और 2 तो कट जाएंगे, केवल बचेगा x। और यहाँ पे 6 में करूँगा मैं 2 का भाग, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, इस बार x बचा, इस बार 3 बचा, तो x बराबर 3 उत्तर। ठीक है, ऐसे ही आपको उत्तर निकालने हैं। यहाँ पे भी x/3 है, मतलब इस प्रकार से लिखा है, x का भाग 3 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पक्ष में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, ऐसे करना लिखना पड़ेगा। और जब हम गुणा करेंगे x/3 में 3 का गुणा करेंगे, बराबर 5 गुणा 3, इस तरफ भी गुणा करेंगे 3 का, है ना। तो इस तरफ वाला क्या हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा। और इधर क्या होगा, जब गुणा होता है बच्चों भिन्न और संख्या का, तो ये गुणा ऊपर के साथ हो जाता है और नीचे का सेम रहता है, तो ये 3x/3 हो गए। ठीक है, और ये ऊपर से नीचे 3 और 3 कट जाएंगे, या यहीं से कटा सकते हैं, हमको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 3 काट देंगे तो ऊपर केवल x बचेगा, और x बराबर 15 आ जाएगा फिर, है ना। इस प्रकार से उत्तर आपका निकल जाएगा। कुल मिलाकर समीकरण में ये रहता है कि जो हमारा बीजांग होता है या कहें चर संख्या होती है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये लिखा है कि x+3 बराबर 5, मतलब x-3 बराबर 5 लिखा है, तो x की जगह क्या चीज़ रहेगा जिसमें हम 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका उत्तर, x का उत्तर 2 ही आएगा, है ना, तभी तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, और x का मान 2 आया है, देख लीजिए। ठीक, इसी प्रकार से सभी का वही हाल है। हम x की जगह हम क्या रखेंगे और 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो देख लीजिए x की जगह 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर 12 आया है, तभी तो हम 12 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 7। ठीक, तो इसी प्रकार से समीकरण में आपको x का या कोई भी उसके जगह चर संख्या होगी उसका क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है 3-4 उदाहरण जिसको मैंने हल करके आपको बताया है। इसके बाद में बच्चों यहाँ पे कुछ सवाल है जिसको हल करके बताइए करके लिखा गया है। तो अगर आप इसको हल करें, मैं एक एक करके हल करके बता देता हूँ। x+3 बराबर 10,
x धन 3 बराबर 10 या x प्लस 3 इक्वल टू 10। अब इसको जब हल करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये प्लस 3 है तो दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, 3 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 3 जुड़ा हुआ है इसीलिए 3 घटाने पर क्या करेंगे, x प्लस 3 है तो 3 घटाएंगे यहाँ पे और 10 में भी 3 घटा देंगे। अब क्या होगा, ये प्लस 3 में से माइनस 3 होगा, मतलब 3 में से 3 घट जाएगा, ये यहाँ कुछ बचेगा नहीं, केवल x बचेगा और 10 में से 3 घटेगा तो केवल 7 बचेगा और ये आपके क्या रहेगा, उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार से सभी सवालों के उत्तर निकालने हैं। ये पहला हुआ, बाकी आप कर सकते हैं लेकिन मैं एक और करके बता देता हूँ। दूसरा सवाल में क्या है, 6 है इक्वल टू y प्लस 4। ये बराबर का चिन्ह है, बराबर तराजू जब बराबर रहते हैं तो एक तरफ बाट रखते हैं और एक तरफ कोई भी सामान रखते हैं, है ना। तो अगर 1 किलो का बाट है और 1 किलो आलू रहेगा तो आलू को आप दूसरे पलड़े में रख सकते हैं और उसके पलड़ा आप बदल सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। उसी प्रकार से y प्लस 4 को हम बदल के 6 को इस पार रख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, बराबर है तो बराबर ही रहेगा। ठीक है, अब हमारा समीकरण रेडी है तो क्या करेंगे, y के साथ में 4 जुड़ा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, 4 घटाने पर, देखिए y प्लस 4 है, इसमें 4 घटाएंगे तो ऋण 4 लिखेंगे, 6 में भी 4 घटाएंगे तो ऋण 4 लिखेंगे। अब धन 4 में से ऋण 4 हुआ तो कुछ बचा नहीं, केवल y बचा और 6 में से ऋण 4 हुआ तो केवल 2 बचा। इस प्रकार इसका उत्तर निकल आता है। ठीक है, और हल करके बताएं, s प्लस 6 बराबर 15 है, s प्लस 6 बराबर 15 है। तो यहाँ पे अगर मैं ये 5 जैसा दिख रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया था, ये s है, s में से अगर प्लस 6 हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्ष में ऋण 6 करना पड़ेगा, अर्थात 6 घटाना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 6 घटाने पर। अब क्या करेंगे, s है ना, ये 5 नहीं, s प्लस 6 है, ऋण 6 कर देंगे, 15 में से 6 घटा देंगे। ठीक है, अब ये ऋण धन 6 में से ऋण 6 होगा तो कुछ बचेगा नहीं, केवल s बचेगा, 15 में से 6 बचेगा तो 9 बचेगा। अब ये हो गया s बराबर 9 उत्तर किसका, तीसरे का। चौथे का जब हल करेंगे आप तो मैं यहीं पे हल करके बता देता हूँ, किसी एक सवाल को इरेज कर लेता हूँ और मैं बता देता हूँ। आप तो इसको अगर नोट करना चाहे होंगे तो कर लिए होंगे, मैं ये समझता हूँ। अगर करना ही होगा तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लेंगे, थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, ये सवाल जो मीटा हुआ है वो दिख जाएगा। मैं चौथा को यहाँ पे 7 प्लस t, ये t है प्लस नहीं है, बराबर है 25। अब देखिए t के साथ में क्या हुआ है, यहाँ पे 7 है और इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस में है। ठीक है, सामने इसका कुछ नहीं है, मतलब प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, ये 7 प्लस में हम जुड़ा हुआ है तो हमको क्या करना है, घटाना है दोनों साइड। तो 7 है प्लस t है, ये t है और ऋण 7 कर देंगे इस पक्ष में, 25 में भी ऋण 7 कर देंगे। ठीक है, और जब इसे हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ पे ये धन में है 7, ये ऋण में है तो 7 में से 7 घटेगा, कुछ बचेगा नहीं, केवल यहाँ पे t बचेगा। 25 में से 7 घटाएंगे, ये बचेगा 18। ठीक है, ये उत्तर है किसका, चौथे का। इस प्रकार से आपको हल करना है बच्चों। तो अब क्या हुआ, इसमें केवल एक बार हमको हल करना पड़ रहा है, क्योंकि एक स्थिरांक है, x के साथ में एक ही स्थिरांक है सभी सवाल में, y के साथ एक है, s के साथ एक है, 7 के साथ t के साथ एक है, एक स्थिरांक है इस सवाल में, इसीलिए हमको केवल एक बार हल करना पड़ रहा है। अगर 2 स्थिरांक होगा तो हमको 2 बार करना पड़ेगा और उसके चिन्ह के हिसाब से, संक्रिया के हिसाब से करना पड़ेगा। सभी में, इसमें देखिए प्लस में है, इसमें भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस 6 है, यहाँ भी प्लस 7 है, तो सभी हमने क्या लिखा है, सभी में प्लस प्लस है तो सभी में घटाने पर लिखे हैं। यहाँ 7 घटाने पर, यहाँ 4 घटाने पर लिखे, यहाँ 6 घटाने पर लिखे हैं, पहला में 3 घटाने पर लिखे थे, है ना। तो ऐसे ही सवाल में किस प्रकार से संक्रिया है, कितने स्थिरांक हैं, उसके हिसाब से हमको हल करके x का मान निकालना होता है। ठीक, तो यहाँ पे
हम देखें अगला कुछ उदाहरण जिसमें क्या है, दो स्थिरांक है। देखिए x के साथ पहले में गुणा है, उसके बाद धन 3 है, तो धन 3 की जगह हमको ऋण 3 करना पड़ेगा, और 2 का गुणा है वहाँ पे 2 का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 बार हल करना पड़ेगा क्योंकि x के साथ में दो स्थिरांक है। ठीक, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या किया गया है, 3 घटाने पर लिखा गया है, मतलब इसको पहले हल किया जा रहा है। ठीक, 3 घटाने पर लिखा तो 2x + 3 - 3, ये तो सवाल है, -3 बस लिखा गया है इसमें, और 9 के साथ में भी -3 लिख दिया गया है। अब इसको हल किया गया है तो क्या बचा है, ये +3 -3 कट गया, केवल 2x बचेगा यहाँ पे, और 9 में से 3 घटेगा तो केवल 6 बचेगा। ये 2x = 6 यहाँ पे उत्तर आया इसका हल करने के बाद। अब क्या है, x के साथ में अभी भी स्थिरांक है, ये पूरा हल नहीं हुआ, x = 6 नहीं आया है, x के साथ अभी भी स्थिरांक है 2, और वो क्या है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा में है, तो x के साथ में गुणा है 2, तो अब 2 का भाग करने पर लिखेंगे। अब लिखा है कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर लिखना है ऐसी, और लिखने के बाद में 2x है, यहाँ पे 2x = 6 है, 2x = 6 है, नीचे में इस तरफ भी 2 का भाग दिया है, इस तरफ भी 2 का भाग दिया है, और ये 2 और 2 कट जाएंगे, केवल x बचेगा यहाँ पे, और 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पे 3 बचेगा, x = 3 उत्तर। ठीक है, ये पहले से हल किया हुआ है, आपको ये पहले सवाल हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल है, वो भी आपको समझाने के लिए कैसे हल करना है अगर डबल स्थिरांक हो तब। तो इस सिचुएशन में कैसे हल करना है वो एक बता दिया है, और एक मैं अभी हल करके और आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ, और इसमें यह कहा गया है 18x - 11 = 61, 18x - 11 = 61, 18x - 11 = 61। अब यहाँ पे हम पहले -11 के लिए पहले हल करेंगे, इस स्थिरांक को पहले निकालेंगे, तो -11 है तो हमको धन 11 करना पड़ेगा, मतलब 11 जोड़ने पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ने पर, और जहाँ यहाँ पे जब हम हल करेंगे 18x - 11 में धन 11 कर देते हैं, 11 जोड़ देते हैं, और 61 में भी 11 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये ऋण 11 है और धन 11, या यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, केवल 18x बचेगा, और 61 में 11 जोड़ेंगे तो 61 और 1 62, 10 72 आया। ठीक, अब ये हमको इतना प्राप्त हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 18 का गुणा है x के साथ, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अगली ये वाली कॉलम में दोनों पक्ष में 18 का भाग देने पर, ऐसा लिखना, पूरा जगह छोटा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, दोनों पक्ष में 18 का भाग देने के पर। अब 18 का भाग देंगे तो सब पहला पक्ष क्या है, 18x है, दूसरा पक्ष 72 है, तो 18x में 18 का भाग दे दिया, बटा 18 लिख दिया, 72 में भी 18 लिख दिया, बटा करके भाग हो गया। अब भाग करेंगे 18 एकम 18, 18 एकम 18, यहाँ पे केवल x बचा, और यहाँ पे 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 आया, x = 4 उत्तर। ठीक है, तो इसी कॉलम में हमको लिखना पड़ेगा x = 4। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल का उत्तर। ठीक, ये इस प्रकार से हल करने हैं, ये तीसरे सवाल के कॉलम में आ गया है, ऐसे आप रफ कॉपी में करके देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। तीसरा में क्या है, तीसरा में पहले आपको ऋण 13 है तो धन 13 या 13 जोड़ने पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जब 13 जोड़ेंगे तो x/7 में से ऋण 13 है और धन 13 करेंगे तो ये ऋण 13 और धन 13 कट जाएंगे, केवल x/7 बचेंगे, और धन 13 इस पार भी करना है आपको 1 के साथ में, तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, x/7 = 14। अब अगली कॉलम में क्या लिखना है, यहाँ पे x के साथ में 7 का भाग है, तो आपको गुणा करने पर लिखना पड़ेगा, 7 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में है ना, यहाँ लिखा है ना, दोनों पक्षों में 7 का गुणा करने पर लिखना। ठीक है, आप लिखना, यहाँ पे भाग करने लिखा है, तो गुणा जब आप करेंगे तो क्या होगा, x/7 में 7 का गुणा हो जाएगा, और 14 में भी 7 का गुणा हो जाएगा। इस 7 और 7 तो कट जाएंगे, बचेगा केवल x, यहाँ पे 14 गुणा 7 उत्तर आएगा, इसका गुणा कर लेंगे, 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 एकम 7 2 9 98, 14 7 98 है ना, तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा x = 98। ठीक, समझ गए होंगे आप। तो बाकी के सवाल भी इसी प्रकार से हल होंगे। अब हम चलते हैं
अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, आप वीडियो से बने रहिएगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि समीकरण का सवाल है तो हल करने में थोड़ा लगता है, समय लगता है ना। तो हम पहला और दूसरा सवाल यहाँ पे हल कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हल पहला देख लीजिए कैसे हल करना है। यहाँ पे मैं एक बार सवाल लिख देता हूँ। 3x + 8 = 20। अब क्या करना है, यहाँ पे +8 है तो हमको घटाना है, धन है, धन हुआ है x के साथ में, तो हमको क्या करना है, निकालना है। तो लिखना पड़ेगा आपको, है ना, दोनों पक्षों में 8 घटाने पर। अब दोनों पक्ष में 8 घटाएंगे जब आप, तो ये है 3x धन 8 है। अब घटाएंगे 3 8 और करना पड़ेगा इस पक्ष में, और इस पक्ष में भी 20 ऋण 8 है। दोनों पक्ष में हमने 8 घटा लिया। ठीक है, अब 8 घटाने के बाद क्या करना है, ये ऋण धन 8 है और ऋण धन 8 में से ऋण 8 होगा तो ये बचेगा कुछ नहीं, केवल 3x बचेगा। ये बराबर का चिन्ह आप डालते जाना है ना। इधर 3x बचा और यहाँ पे जब 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 बचा। लेकिन अभी भी हमारा सवाल हल नहीं हुआ है, x का मान नहीं आया है। x के साथ देखिए 3 का गुणा है अभी। ठीक है, x और 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा में है। तो यहाँ पे गुणा में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करने पर 3 का भाग दोनों पक्षों में। ठीक है, तो दोनों पक्ष में हम 3 का भाग करेंगे तो पहला पक्ष है 3x और दूसरा पक्ष है 12। तो 3x में 3 का भाग करेंगे मतलब 3x/3 लिखेंगे और 12/3 लिखेंगे। हो गया भाग दोनों पक्षों में, है ना। अब इसका जब हल होगा तो 3 1 कम 3 3 1 कम 3, केवल यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 3 1 कम 3 3 चौक 12 4 बचा। x = 4 इसका क्या है, पहले सवाल का उत्तर है। ठीक है बच्चों, ये है एक लंबा प्रोसीजर जो कि बहुत सरल है। ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और एक तरीका ये होता है हमारा हल करने का, हमें 2 तरीका सिखाया गया था जब हम पढ़ रहे थे। एक तरीका ये बताया गया था जो कि बहुत सरल है और थोड़ा लंबा है बस, और दूसरा तरीका ये बताया गया था, मैं यहाँ पे दूसरा तरीका से हल करके बता रहा हूँ। 3x + 8 = 20 लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि जो x वाला मान है उसको सामने रखना पड़ता है 3x को, क्योंकि x का मान निकालना इसलिए सामने, और बराबर करके ये जो 20 है इसके साथ में इस 8 को इधर पक्षांतर करते हैं। तो जब पक्षांतर करते हैं तो धन है वो ऋण में आ जाता है, तो 20 का ये ऋण 8 हो जाएगा 20 के साथ में। और जब हम इसको घटाएंगे 3x = 20 में से 8 तो 12 होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x को हम लिखेंगे, और जो x के साथ में 3 गुणा में है तो इसका भी जब अगर पक्षांतर होगा तो 12 के साथ में क्या होगा, गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। ठीक है, बदल जाता है बस चिन्ह, धन है वो ऋण होता है, ऋण है वो धन होता है, गुणा में रहता है भाग में चला जाता है, भाग में रहता है गुणा में आ जाता है। अब ये भाग में चला गया तो 3 1 कम 3 3 चौक 12, x = 4। उत्तर वही आता है, प्रक्रिया वही है, थोड़ा सा इसमें कम कर दिया गया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस तरीके से हल करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत स्पष्ट है और इसमें इधर का उधर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जिसमें आप चिन्ह को भूल जाएंगे तो आपका सवाल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस तरीके से हल करें, इसको मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा। हम सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं। मैं सभी सवाल बारी बारी से हल करके बता रहा हूँ। हल 4x + 10 = 30। अब यहाँ पे 10 प्लस में है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 10 घटाने पर लिखना पड़ेगा, है ना। और 4x है, धन 10 है तो ऋण 10 करेंगे, 10 घटा रहे हैं दोनों पक्ष में, 30 में भी 10 घटाएंगे। ठीक है, दूसरा पक्ष में भी। अब ये धन 10 है, ऋण 10 है, इसमें से तो ये कैंसिल हो गया, केवल 4x बचा है। 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, x के साथ 4 का गुणा है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 4 का भाग करने पर। अब हम लिख देंगे 4 का भाग कर देंगे, 4x = 20 से समीकरण है हमारा। ठीक है, अब इसी के दोनों पक्ष में 4 का भाग करना है।
तो 4x बटे 4 में बटे 4 कर देंगे तो ये हो गया भाग इसका, और 20 बटे 4 करेंगे तो भी इसका भाग हो गया। अब ये 4 एकम 4 4 एकम 4, यहाँ पे केवल x बचा, और यहाँ पे 4 एकम 4 4 पंचे 20, 5 बचा, x बराबर 5 दूसरे सवाल का उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करना है बच्चों। सवाल नंबर तीसरा और चौथा एक साथ इसी पेज पे हम हल करेंगे। सवाल नंबर तीसरा और चौथा को मैं लाइन खींच दिया रहता हूँ, तो यहाँ पे हल करके बता देता हूँ। तो हल, सबसे पहले हल लिखे और एक बार सवाल को रिमाइंड करें। 5x ऋण 7 बराबर 8। यहाँ ऋण 7 है, 7 घटा हुआ है समीकरण में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर। अब हम दोनों पक्ष में 7 जोड़ लेंगे। 5x ऋण 7 है, इसमें हम 7 जोड़ दिए, और 8 है उसमें भी 7 जोड़ दिए। ठीक है, 8 धन 7। अब क्या होगा, ये ऋण 7 और धन 7 तो कट गए, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे केवल 5x बचेगा, और ये 8 7 15 हो जाएगा। ठीक, अब ये 5 के साथ में x के साथ में 5 का गुणा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग करने पर। कहाँ करेंगे, दोनों पक्षों में करना है, दोनों पक्षों में लिखना मत भूलना। ठीक है, दोनों पक्षों में जब हम 5 का भाग करेंगे तो 5x में हम 5 का भाग करेंगे तो 5x बटे 5 हुआ, और 15 में 5 का भाग करेंगे तो 15 बटे 5 हुआ। अब जब इसको हल कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे केवल x बच रहा है। ठीक है, ये कट गए तो केवल x बचा। ठीक है, इसके बाद जब हम हल करेंगे सामने वाले साइड को, राइट साइड को, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, x बराबर ये 3 उत्तर के रूप में हमको मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हल करने हैं। अब हम चलें सवाल नंबर चौथे पर। तो सवाल नंबर चौथा को हल करेंगे तो यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे 6x - 7 = 11। अब क्या है उसको देखना पड़ता है सवाल में कि ऋण 7 है। ठीक है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, धन 7 करना पड़ेगा, अर्थात दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर। ठीक है, अब हम दोनों पक्ष में 7 जोड़ेंगे तो 6x है -7 है, इस पक्ष में 7 जोड़ दिए, +7 कर दिए, 11 में भी +7 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 11 + 7 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, ये ऋण 7 धन 7, मतलब धन 7 में से ऋण 7 हुआ तो ये कुछ बचा नहीं, केवल 6x बचेगा इस पक्ष में, और इस पक्ष में 11 7 18 बचेगा। अभी भी हमारा सवाल अधूरा है, x के साथ में 6 का गुणा है, x की वैल्यू नहीं आया है, x के साथ 6 गुणा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, और दोनों पक्ष में आपको 6 का भाग देना है। 6x में 6 का भाग देंगे तो 6x बटे 6 लिखना, और 18 में 6 का भाग देंगे तो 18 बटे 6 लिखना। ठीक, और आगे हल कर देना, 6 एकम 6, 6 एकम 6, यहाँ पे केवल x बचा है, और ये 6 एकम 6, 6 तिया 18, यहाँ पे 3 बचा, x बराबर 3 सवाल नंबर चौथे का उत्तर आया। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल हल हुआ, और हम सवाल नंबर 5वां और 6वां को इस पेज में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बॉर्डर बना देता हूँ, इस साइड में हम करेंगे सवाल नंबर 5 को, इस साइड में सवाल नंबर 6 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम सवाल नंबर 5 को पहले हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं हल, और सवाल को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। 3x है प्लस 21 बटे 7 है बराबर 0 है। अब यहाँ पे अब देखिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो ये जो भाग के रूप में है इसको हमको हल कर लेना चाहिए कि इसको, उसके बाद हमको लिखना चाहिए कि क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा। तो x प्लस 21 बटे 7 है, तो 21 भाग 7 भी बोल सकते हैं इसको, और इस 21 भाग 7 करेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 3 बराबर 0। अब हमारा समीकरण क्या हुआ, थोड़ा सा सरलतम रूप में हो गया है। ठीक है, हमने क्या किया है, जो सवाल में 21 बटे 7 था उसको सरल रूप में 7 एकम 7, 7 तिया 21 करके केवल 3 लिख दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया है, तो केवल 3 आ गया बराबर करके 0।
अब हमारा दिख रहा है कि जो चर संख्या उसके साथ में +3 है। ठीक है, तो +3 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर लिखना पड़ेगा। अब जब 3 घटाएंगे तो 3 घटाएंगे तो क्या कहे होगा, 3x में से धन 3 है, 3x में धन 3 है, इसमें ऋण 3 करेंगे, बराबर 0 में भी ऋण 3 करेंगे, है ना। तो यहाँ पे धन 3 और ऋण 3 कैंसिल हो गए, कुछ बचा नहीं, केवल 3x बचा, और यहाँ पे 0 में से 3 घटेगा नहीं तो ये ऋण 3 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, x के साथ 3 का गुणा है, तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर ऐसे लिखना है। और जब दोनों पक्षों में 3x में आप 3 का भाग दिए और यहाँ पे भी ऋण 3 में आप 3 का भाग देंगे तो क्या बचेगा देखते हैं। यहाँ पे 3 कैंसल, केवल x बचा, और यहाँ पे 3 एकम 3 1 आएगा, लेकिन ऋण लगा है तो ऋण 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x बराबर ऋण 1 सवाल का उत्तर। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल नंबर 6वां को देखिए। सवाल नंबर 6वां को हम, तो सबसे पहले सवाल को क्या करेंगे, एक बार रिमाइंड कर लेंगे। 29 बराबर 7x धन 1। ठीक है, तो अब आप जैसा है वैसे भी हल कर सकते हैं, या तराजू के पलड़े को बदल सकते हैं, सामान को एक तरफ बाट को एक तरफ ऐसे रखते हैं, बराबर रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है तराजू के पलड़े बदलने से। ठीक है, कोई सामान कम ज़्यादा नहीं होता है। वैसे ही हम इसको भी बदल सकते हैं, 7x धन 1 को इस तरफ ला सकते हैं, बराबर 29 को इस तरफ लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बराबर का चिन्ह है, मतलब दोनों तरफ बराबर है, कहीं भी लिखिए। ठीक है, और वैसे भी हल कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम हल करेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या है, 7x में 1 जुड़ा हुआ है, धन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में 1 घटाने पर, दोनों पक्षों में 1 घटाने पर। ठीक है, अब 1 घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, हम घटाएंगे 7x धन 1 में ऋण 1 करेंगे, और 29 में भी 1 घटाएंगे, तो धन 1 में 1 घटा, कुछ बचा नहीं, 7x बचा यहाँ पे, और 29 में से 1 घटा तो 28 बचा। अभी भी हमारा सवाल अधूरा है, x के साथ 7 का गुणा है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 का भाग आगे लिखना है देने पर। तो यहाँ पे 7x में भाग देंगे, 7x में 7 का। ठीक है, और बराबर करके 28 में भी हमको भाग देना है, 28/7। 7 और 7 कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा केवल x, यहाँ पे 7 एकम 7, 7 चौक 28, केवल 4 बचा, तो x बराबर 4 इस सवाल का उत्तर आया। ठीक है, अभी भी कुछ सवाल बाकी है, 7 और 8। तो अब ये 2 ही सवाल क्यों छोड़ना बच्चों, ये सवाल मैं हल करके ही बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम पहले 7वें नंबर को देखते हैं, तो हम हल कर लेते हैं, क्योंकि ये 1.5 से 2 मिनट लगेगा दोनों सवाल हल करने में। हल लिखते हैं, एक बार रिमाइंड, 7 ऋण 8x बराबर ऋण 4। तो देखिए x वाला के साथ में क्या है, तो सबसे इसको तो बाद में हल करेंगे, ये पहले 60 है, धन 60, तो हम क्या करेंगे, ऋण 60 करने पर लिखेंगे, या लिखेंगे दोनों पक्षों में 60 घटाने पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहला पक्ष है 60 ऋण 8x, और इसमें से 60 घटाएंगे तो ऋण 60 लिखेंगे, बराबर ऋण 4 में ऋण 60 लिखेंगे, 60 घटाएंगे। तो देखिए ये ऋण और ऋण करके होता है, ये एक्चुअल में जुड़ता है लेकिन चिन्ह ऋण का ही लगता है। मतलब ये हुआ कि अभी भी ऋण 4 का मतलब होता है 4 कम, और 60 कम और हो जाएगा तो 64 कम होगा ना, अर्थात इसको हम लिखेंगे ऋण 4 और ऋण 60 को लिखेंगे ऋण 64 लिखेंगे, ऋण 64। अब इस तरफ कैसे हल होगा, देखिए ये 60 प्लस में इसके सामने चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस से कट जाएंगे, क्या बचेंगे, ऋण 8x बचेंगे, और यहाँ पे ऋण 64। ठीक है, अब क्या होगा,
यहाँ से ये दोनों का जो ऋण चिन्ह है, दोनों तरफ ऋण है, तो एक ऋण और ऋण कट जाएंगे, ये ऋण और ये ऋण कट जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ चिन्ह लगेगा नहीं, प्लस में रहेंगे। अब क्या होगा आगे क्या होगा, ये x के साथ 8 गुणा है, तो ये गुणा है तो क्या होगा, दोनों पक्ष में 8 का भाग होगा, दोनों पक्षों में 8 का भाग करने पर, तो 8 का जब भाग होगा तो 8x/8 लिखना है और 64x/8 लिखना है। ठीक, 8 और 8 कट जाएंगे, केवल x बचेगा, यहाँ पे 8 एकम 8, 8 अट्ठी 64, यहाँ पे 8 बचेगा, तो x बराबर 8 इस सवाल के उत्तर आएंगे। और अगला जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 8 का, इसको भी हम देख लेते हैं, मुश्किल से 1.5 मिनट लगेंगे। तो चलिए मैं सवाल नंबर 8वें का ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं हल, और यहाँ पे 19x + 7 = 45। ठीक है, तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, 19x + 7 = 45। अब क्या है, ये +7 है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर। अब ये 7 घटाएंगे तो क्या होगा, 19x है +7 है, ऋण 7 करना पड़ेगा, और 45 में भी ऋण 7 करना पड़ेगा। ठीक है, और ये +7 और ऋण 7 ये दोनों तो कट गए, है ना, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे केवल 19x बचा, और 45 में 7 घटाएंगे तो 38 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x के साथ 19 का गुणा है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 19 का भाग करने पर, ऐसा लिखना है, पूरा लिखना है ना, तो 19x में 19 का भाग देंगे तो 19x/19 लिखना पड़ेगा, और 38 में 19 का भाग देंगे तो 38/19 लिखना पड़ेगा। ठीक, 19 एकम 19, 19 एकम 19 बचेगा x, 19 एकम 19, 19 दूनी 38 बचेगा 2, x बराबर 2 इस सवाल के उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से पूरे ये जो आपके अभ्यास में जितने भी सवाल हैं समीकरण के, वो सारे सवाल हमने बारी बारी से हल करके बता दिया है। आप देख सकते हैं वीडियो को बैक करके, और इस प्रकार से पूरे 8 सवाल के आपके जवाब मिल जाएंगे। और इस प्रकार से बच्चों ये वीडियो यहीं पे हम बंद करते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा इसके बाद वाली, उसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 14.2 के सभी 7 सवाल। इसमें 7 सवाल हैं और सभी 7 सवालों को एक ही वीडियो में हल करके देखेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहें, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।